हेलो दोस्तों एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए हमने एक न्यू बैच स्टार्ट किया है जिसकी सभी क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेंगी। इसमें हम शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी से। फ्रेंड्स, बिना एनसीईआरटी को पढ़े आपका बेस कभी भी मजबूत नहीं बन सकता, क्योंकि आपको पता है आपको एलटी ग्रेड में जो मेन एग्ज़ाम है वो डिस्क्रिप्टिव लिखना है। तो फ्रेंड्स, एक बेस को अपने को मजबूत बनाकर चलने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए। चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के चैप्टर 1 क्या कब कहाँ और कैसे से। फ्रेंड्स, चैप्टर की शुरुआत में बात हो रही है नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी कहाँ पर पड़ती है? विंध्य जो पहाड़ियाँ हैं, जो फ्रेंड्स गुजरात महाराष्ट्र वाला एरिया है वहाँ पर है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक आपके पास है तो प्लीज़ आप बुक को ओपन करके बैठिए और मैप को खुद से याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप खुद से मेहनत करेंगे तो आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से याद रहेगी। देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी विंध्य पहाड़ियों के नीचे और सतपुड़ा पर्वतमाला जो है उसके पास है। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। कुछ कुशल संग्राहक थे, जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह करते थे। कुशल संग्राहक कौन होते हैं? जो खाद्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। संग्रह मीन्स इकट्ठा करते हैं। ये जानवरों का शिकार करते। तो ये बात हो रही है नर्मदा की कि कई लाख पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे और वे क्या थे? वे कुशल संग्राहक थे। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों की बात की जा रही है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियां जो अविभाजित भारत था, मतलब पहले जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया था वो भारत के अंडर आता था, तो उस वहां पर पड़ता है ये, और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया में आती है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। तो भारत के उत्तर पश्चिम वाले इलाके में की बात हो रही है। यहाँ पर 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया। तो ध्यान रखेंगे, गेहूं और जौ को सबसे पहले कहाँ उगाया जा रहा है? ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में उगाया जा रहा है। और टाइम पीरियड कितना है? 8000 वर्ष पहले। भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर रहे हैं ये अब, और ये गांव में रहते हैं। तीनों पॉइंट हमें याद रखने हैं फ्रेंड्स। हमें अपना बेस बना के चलना है, तब तक बेस कमजोर रहेगा तब तक बाकी चीजें याद नहीं रहेंगी। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों की बात की जा रही है। ये जो उत्तर पूर्व में गारो कहाँ पड़ता है? ये गारो की पहाड़ियां हैं। ये असम वाले एरिया में, जो भारत का पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में असम वाले एरिया में गारो की पहाड़ियां हैं। और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां हैं नर्मदा नदी के उत्तर में। वह सोन नदी के जो पश्चिम में, सोन नदी और नर्मदा नदी के जो बीच में पड़ती हैं वे विंध्य की पहाड़ियां हैं। यहाँ कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। यहाँ पर भी कृषि का विकास हुआ। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाए जा रहे हैं। ये कंफ्यूजन का पॉइंट बन जाता है कि कहाँ पर क्या चीज उपजाई गई है। और सबसे पहले जो चावल उपजाया गया वो कहाँ उपजाया गया? वो विंध्य पहाड़ियों में उपजाया गया है। और जहां पर चावल उपजाया गया वे स्थान कहाँ थे? वे विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। सिंधु और इसकी सहायक नदियों की बात हो रही है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। अब नगरों का विकास हो रहा है। नगरों का विकास सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास हो रहा है। टाइम का क्या रहा है? इनका टाइम रहा है 4700 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का जो विकास हुआ है वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के जो आसपास नगर बसे हैं वे 4700 वर्ष पूर्व बसे थे। और जहां गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ है वह फ्रेंड्स 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। तो दोनों को टाइम पीरियड बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। गंगा में इसकी सहायक नदी, गंगा व इसकी सहायक नदी सोन की बात करते हैं, गंगा के दक्षिण में। और जो इन नदियों के जो आसपास का क्षेत्र था, मतलब जो सोन नदी के आसपास का क्षेत्र था और गंगा के दक्षिण वाला जो क्षेत्र था वह प्राचीन काल में मगध जो है, आपने नाम सुना होगा, एक महाजनपद था जो वर्तमान बिहार में आता है। तो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, विशाल राज्य की स्थापना की। और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हो रही थी उस टाइम पे, लेकिन मगध का नाम स्पेशली जाना जाता है। आपने कई जो मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, वे सभी मगध से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। लोगों ने भारतीय उपमहाद्वीप में ऊंचे पर्वतों जैसे हिमालय, पहाड़ियां, रेगिस्तान, नदियां, समुद्र आदि जोखिम भरे स्थानों की यात्राएं की। कभी काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा की। कभी दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए, कभी व्यापारी व्यापार करने के लिए, धार्मिक गुरु शिक्षा व सलाह देने के लिए यात्राएं करते रहे।
कुछ लोग रोचक स्थानों की खोज में भी यात्राएं करते थे। तो फ्रेंड्स पता है जो हम आज भी देखें तो हम यात्राएं क्यों करते हैं? हम कभी किसी काम की तलाश में जा रहे हैं, लोग अलग-अलग स्थानों पर जाकर बस जाते हैं। किसी को नई-नई जगह घूमने का शौक होता है, कोई किसी पर्पज़ के लिए जा रहा है। तो फ्रेंड्स वही तब था, तब इतने साधन नहीं थे लेकिन लोग यात्राएं तब भी करते थे। अब देखते हैं देश के नाम। देश के नाम क्यों दिया गया है फ्रेंड्स? देश का नाम नहीं है। के का मतलब होता है, के एक प्लूरल वर्ड हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा भारत है उसके कई नाम हैं, तो उन्होंने कहा देश के नाम से वो किया गया हाइलाइट। जो इंडिया शब्द है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से, फ्रेंड्स इसे मिसप्रिंट हो रहा है, 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस अथवा हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो ईरानियों और यूनानियों का दिया गया नाम है। जो सिंधु को तो हिंदोस अथवा इंदोस कह रहे हैं और इस नदी के जो पूर्व में स्थित स्थान था उसे क्या कह रहे हैं? वे इंडिया कह रहे हैं। भरत नाम की बात कर देते हैं। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। लोगों का एक समूह था। पहले समय में क्या था? लोगों का एक समूह भरत नाम से। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कीर्ति लगभग जो 3500 वर्ष पुरानी है ऋग्वेद, वो संस्कृत की आरंभिक कीर्ति भी मानी जाती है, ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग जो भरत नाम था उसका प्रयोग भारत के लिए होने लगा, मतलब देश के लिए होने लगा। अब देखते हैं अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत में लिखी पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना, मतलब ये चीज़ें कि हम पहले समय की बात जानना चाहते हैं तो अगर फ्रेंड्स कुछ समय पहले की बात होती है तो वो हमें कहीं से भी जानकारी हम सोर्स इकट्ठा कर पाते हैं। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि बहुत टाइम पहले की बात हमें जाननी हो और उसके बारे में हमें सोर्स भी नहीं मिल रहे हैं, कुछ पता भी नहीं चल रहा है, तो हम किस किस चीज़ से जानकारी इकट्ठी करते हैं। अतीत में लिखी पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना अतीत के बारे में जानने का एक तरीका है। यह पुस्तक हाथ से लिखी गई होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। तो जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती हैं उन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है फ्रेंड्स मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट याद रखेंगे, ये एक लैटिन शब्द है और ये मेन्यू से निकला है। मेन्यू का अर्थ क्या होता है? मेन्यू का अर्थ होता है हाथ। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में एक पेड़ होता था, भोज नामक पेड़, उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। इतने वर्षों में फ्रेंड्स अब पता है कि हाँ लकड़ी से बनी हुई चीज़ें हैं, कुछ पत्ते हैं, वो भी जो छाल है वो भी लकड़ी की है। तो कुछ फ्रेंड्स कुछ को दीमक वगैरह कुछ कीड़े खा जाते हैं। तो इतने वर्षों में इनमें से कुछ पांडुलिपि को कीड़ों ने खा लिया। कुछ पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। तो इन पांडुलिपियों में क्या क्या मिलता है अब हम इस बारे में देखेंगे। इनमें मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियां, विज्ञान आदि की चर्चा मिलती है। कुछ पर कविताएं व नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में हैं। किस में है? संस्कृत में। ध्यान रखने कि जो पांडुलिपियां हैं वो संस्कृत में भी हैं, जबकि जो अन्य हैं वो प्राकृत और तमिल में भी हैं। तो फ्रेंड्स तीनों ही लैंग्वेज यूज हुई है, मतलब संस्कृत भी है, कुछ में तमिल और प्राकृत भी है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। तो आम लोगों की भाषा कौन सी है? प्राकृत है। अभिलेख की बात करते हैं। अभिलेख यह लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह, ये सतह नहीं फ्रेंड्स, सतह पर, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक और अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। कुछ अभिलेखों में राजा व रानियां सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। मतलब सिर्फ राजा रानी नहीं, कुछ ऐसे भी थे कि जो नॉर्मल पीपल थे या कुछ और काम करने वाले थे, उन्होंने भी अपना कार्य का विवरण उत्कीर्ण करवाया है। शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, लेकिन ये ज्यादातर शासकों के बारे में है, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ व्यक्तियों ने भी उत्कीर्ण करवाए हैं। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्व पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों व मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। जो पुरातत्वविद होते हैं पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषणों और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। ये कौन करते हैं? पुरातत्वविद। ये जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। पांडुलिपियां, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए
इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो स्रोत क्या है? जो भी हमें मतलब अभिलेख है या जो भी हमें साधन प्राप्त हो रहे हैं, कोई पांडुलिपियां हैं, पुरातत्व से जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है, उसके लिए हमें स्रोत शब्द का यूज किया जाता है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। लास्ट है फ्रेंड्स इस चैप्टर का। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपकी जानकारी को थोड़ी सी ये मिल सके कि हमें कितना चैप्टर को समझा है और हमें कितने और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तिथियों का मतलब, ईस्वी पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, जैसे 600 ईस्वी पूर्व। तो फ्रेंड्स हम ईस्वी पूर्व यूज़ करते हैं, ईस्वी यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले। जबकि ईस्वी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद से वर्षों से है, जैसे 2025 ईस्वी। ईसा पूर्व को बीसी भी कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट। ये याद रखेंगे, जो ईसा पूर्व है उसके लिए एक वर्ड यूज होता है कि हाँ बीसी किसे कहा जाता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से पहले का टाइम पीरियड। ईस्वी को एडी भी कहा जाता है, एडी होता है एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। एडी की जगह अब सीई, सीई का मतलब क्या होता है? कोमन एडी की जगह अब सीई कॉमन इरा तथा बीसी की जगह बिफोर कॉमन इरा का प्रयोग होने लगा है। तब बीपी बिफोर प्रेजेंट, जो बीपी है वो सबके लिए यूज होता है कि आज से पहले, वर्तमान से पहले जो भी चीजें हुई वो बीपी में भी आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये नए नए वर्ड हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको सभी क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमने चैप्टर को कितना समझा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं और जौ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसके पॉइंट देखते हैं। सुलेमान व किरथर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में केवल पुरुषों ने गेहूं व जौ उपजाया। तो फ्रेंड्स ये याद रखना है कि सुलेमान व किरथर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में केवल पुरुषों ने गेहूं व जौ उपजाया। क्या ये पॉइंट सही है? तो फ्रेंड्स हमें देख के पता लगा कि हमने जो पढ़ा था स्त्री व पुरुषों दोनों ने गेहूं और जौ का उत्पादन किया था। तो यहाँ पर जो केवल पुरुषों है उसकी वजह से ये पॉइंट हमें गलत दिखाई दे रहा है। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। फ्रेंड्स इसमें कुछ मिसप्रिंट है तो प्लीज मैं उसे करेक्ट कर दूंगी साथ के साथ, तो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सुलेमान व किरथर पहाड़ियां भारत के पूर्वी भाग में स्थित थी। क्या वे पूर्वी भाग में स्थित थी सुलेमान व किरथर पहाड़ियां? जी नहीं, सुलेमान व किरथर पहाड़ियां भारत के उत्तर पश्चिम वाले एरिया में स्थित हैं। तो फ्रेंड्स ना तो फर्स्ट वाला सही है ना सेकंड वाला, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा कि सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे शहरों का विकास हुआ। हम पढ़ चुके हैं गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे शहरों का विकास कब हो रहा है? 3000 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व या 8000 वर्ष पूर्व। तो फ्रेंड्स हमने देखा था सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो नगरों का विकास हुआ था वो 4700 वर्ष पूर्व हुआ था, जबकि गंगा के किनारे शहरों का विकास हुआ है वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट याद कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का क्षेत्र सोन नदी के किनारे और गंगा के दक्षिण में था? अवंती, मगध, कौशल या वज्जी। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो सोन नदी के किनारे और गंगा के दक्षिण में मगध जो महाजनपद था जो वर्तमान बिहार में आता है वह स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत नाम का प्रयोग किस लिए किया जाता था? ईरानियों व यूनानियों के लिए, सिंधु की एक सहायक नदी के लिए, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए, मगध के शक्तिशाली शासकों के लिए। तो फ्रेंड्स हम इस पॉइंट को पढ़ के आ चुके हैं कि भरत नाम का प्रयोग जो ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। पांडुलिपि के बारे में सही कथन का चयन करें। यह अतीत में लिखी पुस्तक थी, सही है। यह हाथ से लिखी जाती थी, यस हाथ से लिखी जाती थी तभी इन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। यह प्राय ताड़पत्र अथवा भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, ये भी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। यह केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई। तो फ्रेंड्स देखिए क्या ये पॉइंट सही है कि यह केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई? जी नहीं, कुछ संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं और साथ ही साथ कुछ प्राकृत और तमिल में भी लिखी गई हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए बी सी मतलब सेकंड और थर्ड सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होता है, इसमें 1 2 3 सही हैं।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी की लोकेशन आपको देखनी है, कहाँ पड़ती है ये। तो फ्रेंड्स ये जो नंबर 1 है विंध्य पहाड़ियों के पास, ये सही होता है। मगध, मगध भी फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर 2 है इससे मैच होता है, गंगा नदी के पास। सुलेमान पहाड़ी, फ्रेंड्स सुलेमान पहाड़ी पूर्वी भारत से मैच नहीं करती। सुलेमान पहाड़ी के लिए ये सिंधु नदी के पश्चिम में, फ्रेंड्स ये ठीक है, सिंधु नदी के पश्चिम में ही जो उत्तर पश्चिम भारत का एरिया आता है उसमें ही सुलेमान पहाड़ी है। और डी है गारो पहाड़ी, गारो पहाड़ी पूर्वी भारत से रिलेटेड है। तो इसमें सही ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो सही ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये सही मैच होता है। ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है। तो इंडिया शब्द आपको पता है सिंध से निकला है, हिंद से, इंडस से या भारत से। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। अतीत में उपमहाद्वीप के लोगों द्वारा यात्राएं करने का क्या कारण था। काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, व्यापार के कारण, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि लोग जो हैं सभी कारणों की वजह से यात्राएं करते थे। सिंधु की सहायक नदियां कौन सी हैं। व्यास, सतलज, रावी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स सिंधु की व्यास, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम और भी अन्य नदियां हैं, ये सभी नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं।